we will do part 2 Thank of today of COVID. Thank you. Thank you एंड so much. कल हम लोग ने देखा था एंटीजन और आरटीपीसीआर के बारे में आपने बोला था. जी बिल्कुल. So today's we want to know that when the COVID person is hospitalized, so in each of the stage, how the treatment is going on and in which stage the person should be hospitalized by the CT scan report and which report are severe and that all the thing I want to know. Yeah. So basically, the COVID patients, when they get infection by the virus, that is the first stage, which is called viremia, जिसको बोलते हैं कि जब वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है और इनिशियल सिम्टम्स आते हैं फीवर, हेडेक, बॉडी पेन और कॉफ, ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं. वो स्थिति नहीं बनती जहां आपको फिर एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो वायरस के फेज़ है. इनिशियल वायरस आपके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, तब आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं. जब ये फेज़ पल्मोनरी फेज़ में चला जाता है, यानी कि लंग फेज़ में जाता है, जब वायरस लंग में प्रवेश करना लगता है और जब इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करना शुरू करता है, उस वक्त सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. उसको बोलते हैं सेकेंड फेज़. ओके, तो ये सेकेंड और फेज़ होता है पल्मोनरी फेज़, और उसके बाद इम्यून सिस्टम उस पर एक्टिवेशन हो जाता है, तो उसको पल्मोनरी फेज़ बोलते हैं या इम्यून फेज़ भी बोलते हैं. इन फेज़ में ही पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है, जनरली 7-8 डे के बाद. तो 7th, 8th, 9th, 10th डे ये क्रूशल होता है मरीज़ के कोविड जर्नी में. जब इनको इन्फेक्शन होता है उस दौरान ये डेज बहुत क्रूशल होते हैं. कभी कभी हम देखते हैं कि 5वें-6वें दिन या भी पेशेंट्स को जल्दी इन्फेक्शन होने की वजह से उनको एडमिट करना पड़ सकता है. अब क्या क्राइटेरिया रखें कि इससे पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत पड़ सकती है? Yes. जनरली हम देखते हैं कि कुछ मार्कर्स होते हैं, ब्लड मार्कर्स बोलते हैं उनको. ब्लड मार्कर्स मतलब क्या, कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितना फैल रहा है, इम्यून सिस्टम किस तरह से वायरस को रिस्पॉन्ड कर रहा है. ज़्यादा तो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है. अगर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा वायरस के अगेंस्ट, तो ब्लड मार्कर्स काफ़ी मात्रा में बढ़ेंगे और टॉक्सिन्स भी काफ़ी मात्रा में बढ़ेंगे. जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उनको एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम उनका ठीक से काम नहीं कर रहा, कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा है. तो CRP नाम का एक बायोमार्कर होता है, ब्लड टेस्ट होता है. डी डाइमर नाम का एक ब्लड टेस्ट होता है. हाँ, D dimer is what exactly? D डी dimer. डाइमर क्या होता है, जब आपके आपके शरीर के अंदर ये जो वायरस है, ये वायरस सिर्फ लंग्स को अटैक नहीं करता है, ब्लड वेसल्स को भी अटैक करता है. तो जब ब्लड वेसल्स को अटैक करता है तो ब्लड वेसल्स काफ़ी इन्फ्लेमेशन मोड में आ जाती हैं. कभी भी ब्लड वेसल के भी अटैक हुआ तो वहाँ पे जो ब्लड की जो कीटाणु जो सेल्स हैं, जो RBCs हैं या दूसरे वाइट सेल्स हैं, वो चिपकने शुरू हो जाते हैं. तो क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क होता है. ठीक है, तो जब भी ब्लड पे अटैक होगा, ब्लड वेसल के ऊपर अटैक होगा, तो क्लॉट फॉर्मेशन होगा. वायरस यही कर रहा है, ब्लड वेसल्स के ऊपर अटैक करने से क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क होता है. जब भी So D क्लॉट बनना dimer कितना शुरू होना हो, चाहिए जनरली? हाँ वो बता रहा हूँ मैं, कि जब भी क्लॉट फॉर्मेशन होगा तो डी डाइमर बढ़ना शुरू हो जाता है. अब डी डाइमर का वैल्यू लैब टू लैब वेरिएशन होता है. 500 तक नॉर्मल है. माइल्ड रेंजेस बढ़ सकते हैं. ये डी डाइमर जो है इन्फेक्शन में भी बढ़ता है. तो थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन कभी होगा, जैसे अब मलेरिया हुआ, टाइफॉइड हुआ, या कोई भी इन्फेक्शन हुआ, तो उसमें डी डाइमर बढ़ के आ सकता है. ऐसी कोई बात नहीं कि डी डाइमर इसमें ही बढ़ता है. डी डाइमर हर किसी इन्फेक्शन में बढ़ता है. समझने की बात है कि मलेरिया भी ब्लड वेसल्स पे ऊपर थोड़ा अटैक करता है, तो कोई भी इन्फेक्शन ब्लड वेसल के ऊपर असर करता ही है, तो डी डाइमर बढ़ता ही है. बट कोविड की विशेषता ये है, हम डी डाइमर को नहीं ट्रीट कर रहे हैं, हम कोविड की इस प्रॉपर्टी को ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्लॉट फॉर्म बनाने की बहुत ज़्यादा शक्ति है. उसकी वजह से लोगों को बाद में लंग्स के अंदर क्लॉट बन जा रहा है, या हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, या स्ट्रोक हो रहा है. ये 3 चीज़ें देखी गई हैं. या DVT, या तो लेग वेन्स के अंदर क्लॉट बनने की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये इसकी वजह से हो रही हैं, क्योंकि कोविड में ऐसा वायरस है जो क्लॉट बनाने की क्षमता बहुत ज़्यादा रखता है. वो क्या करता है कि आपके एंटी क्लॉटिंग सिस्टम को शट कर देता है पूरा, जो जिससे आपके क्लॉट्स बनते हैं. जब भी शरीर में क्लॉट बनते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको क्लॉट डिजॉल्व भी किया जाता है. बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म चलते रहते हैं, लेकिन कोविड उस प्रक्रिया को बंद कर देता है, तो क्लॉट ज़्यादा बनने लगते हैं. तो ये कोविड में ऐसी प्रॉब्लम है. बाकी इसमें प्रॉब्लम नहीं है. आप डी डाइमर मलेरिया में भी बढ़ेगा, टाइफॉइड में भी बढ़ेगा, दूसरे डेंगू वायरस में भी बढ़ेगा, बट बाकी इस वायरस में ऐसी ताकत नहीं है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्लॉट बना दे. इसके अंदर ताकत है. इसके लिए हमको उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, उसको ट्रीट करना पड़ता है. तो डी डाइमर एक इम्पॉर्टेंट
चीज़ है। और फिर सीआरपी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब सीआरपी बढ़ने लगे, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, तब हमको उस मरीज को एडमिशन के लिए रिकमेंडेशन देना पड़ता है, क्योंकि CRP ये like it should be 50, 60, 100 ऐसा कुछ होता है? ऐसी बात नहीं है। जैसे देखिए, आपकी सीआरपी लेवल 15 हुई, तो 15 पे आप ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी सीआरपी लेवल 30 है, आपको कोई सिम्टम नहीं है, तो भी आप ठीक हैं। ऐसा नहीं है कि इनको एडमिशन की ज़रूरत है। लेकिन सीआरपी 15 से एकदम से जंप किया, 50 पे गया, ओके और आपको सिम्टम्स भी आ रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, फीवर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, थोड़ा सांस के अंदर चेस्ट के ऊपर प्रेशर आ रहा है, मतलब सिम्टम्स भी हैं और सीआरपी भी बढ़ रहा है, इसको एडमिशन का क्राइटेरिया माना जाएगा। सिर्फ सीआरपी बढ़ने का एडमिशन का क्राइटेरिया नहीं है, मरीज के सिम्टम्स को भी देखना पड़ता है। उसके अलावा जब सीआरपी बढ़ता है तो हम क्या कहते हैं, आप जाके पहले सीटी स्कैन करा लो। जब भी सीआरपी ज़्यादा बढ़ने लगता है, ऑफ शूट या बहुत ज़्यादा शूट होता है, तो हम लोग देखना चाहते हैं कि लंग्स के अंदर कितना तक प्रभाव है वायरस का। ओके और अगर लंग्स के अंदर प्रभाव अब तक हुआ नहीं है, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, तभी भी आप घर पे रह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सिर्फ ब्लड की रिपोर्ट नहीं देखना है, पेशेंट्स के सिम्टम्स को भी देखना है और सीटी स्कैन को भी देखना है। तीनों चीज़ों को मिला के हमको डिसाइड करना पड़ता है। या ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है, कि बहुत थकावट लग रही है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, तब ये सब चीज़ों देख के हम बता सकते हैं कि आप पेशेंट को, मरीज़ को एडमिशन की ज़रूरत है कि नहीं। एक चीज़ देख के बता नहीं सकते और नहीं भी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपका मेडिकल डॉक्टर ही बता सकता है देख के कि आपको कब एडमिशन की ज़रूरत है। एंड सिटी स्कैन सब लोग बोल रहे हैं 25 आउट ऑफ 3, 8, 10 ऐसा कुछ है कि 5 के ऊपर होगा तो हॉस्पिटलाइज, 8 के ऊपर होगा तो हॉस्पिटलाइज, एंड व्हाट इज द नॉर्मल एंड हायर वैल्यू वी कैन लाइक डू द हॉस्पिटलाइजेशन फॉर दैट सिटी स्कैन हाँ, जनरली? सीबीएसई स्कोर बोलते हैं इसको। जब आप सीटी स्कैन करते हैं तो रेडियोलॉजिस्ट आपको रिपोर्ट देता है। एक रिपोर्ट होती है कोरैट स्कोर। कोरैट स्कोर जैसे कल मैंने बताया था, कोरैट स्कोर मतलब कि डायग्नोसिस, उससे पता चलती है कि इसमें कोविड की निमोनिया है कि नहीं है। जब निमोनिया दिखे और कोरैट स्कोर बहुत कम हो, जैसे कि 3 हो, 3, 4 हो, 5 से कम हो, तो शायद वो कोविड निमोनिया नहीं है। उसके ओके साथ में आपको आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लगेगी टू प्रूव दैट दिस इज अ कोविड निमोनिया। तो अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, कोरैट स्कोर आपका 5 से कम है, तो आप फिर भी निमोनिया है। अगर आपके ओके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट ही नहीं है, लेकिन आपका सीटी स्कैन कह रहा है कि आपका कोरैट स्कोर 5 से ज़्यादा है, 5, 6, 7 है, तो आपको डेफिनेटली कोविड निमोनिया है। भले आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव हो, भले आपका एंटीजन नेगेटिव हो, लेकिन आपको फिर भी कोविड निमोनिया ही है। ठीक है, सो तो चलिए ये डायग्नोस्टिक स्कोरिंग हो गया। दूसरा होता है सीवियरिटी स्कोरिंग, जिसको आप बोल रहे थे, 3 है, 4 है, 5 है। सीवियरिटी स्कोरिंग में हम 8 या 9 को 8, 7, 8 तक को माइल्ड मानते हैं ना? उसके बाद 8 से या 9 से लेके 12 तक, 13 तक मॉडरेट स्कोरिंग है, और 14, 15 जब से क्रॉस होता है वो सीवियर स्कोरिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा में, मतलब 23, 22। अब किसको एडमिट किया जाना चाहिए? जनरली मॉडरेट ग्रेड को से सीवियर डिग्री को एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। 12, 13 स्कोर हुआ, 13 के ऊपर स्कोर जाने लगा, ऐसे मरीज को एडमिशन की ज़रूरत होती है। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि 9 स्कोर वाले को एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर 9 स्कोर वाले को ब्रेथलेसनेस है और उसका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, तो उसको भी एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़, सिम्टम्स को देखना चाहिए, सीआरपी लेवल को देखना चाहिए, डी डाइमर को देखना चाहिए और स्कोरिंग को देखना चाहिए। सब मिला के फिर एडमिशन को हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की, मरीज को एडमिशन की ज़रूरत है कि नहीं है। ओके एंड हम लोग जो हॉस्पिटल में जनरली अभी सब लोग बोलते आते हैं तो रेमडेसिविर इंजेक्शंस देते हैं, सो व्हाई इट इज मैंडेटरी दैट वी आर सपोज टू टेक, हम लोग को रेमडेसिविर इंजेक्शन देना ही है हॉस्पिटल में? तो जनरली अभी सुना है कि जो भी गए उनको रेमडेसिविर दिया है एंड दे गॉट डिस्चार्ज एंड दे आर फाइन, लाइक द पीपल आर हैविंग नाउ दैट मेंटेलिटी, सबको लगा कि अभी हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये इंजेक्शन चाहिए, इसलिए उसके लिए इतना ढूंढते हैं कि अभी व्हाट्सएप में आता है ये इंजेक्शन है कि नहीं। so much desperate the people are, और अभी बहुत हॉस्पिटल्स में तो नहीं भी मिल रहे हैं, but many hospitals like Hiranandani they are having and very good facilities also, और मतलब ऐसा हो रहा है, तो why is it so? और रेमडेसिविर किसको देते हैं? which stage remdesivir is given and in which stage plasma is given and which stage that tocilizumab जो टॉकिंग इंजेक्शन है? हाँ हाँ, देखिए